Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy A Square Academy. Friends, आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स प्रैक्टिस सेट 8.3। ये हमारा फाइनल प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका ख़त्म हो जाएगा ये लेसन आज से, ठीक है। तो इससे पहले जो जितने भी सेशन थे मैंने आपके कवर करके दे दिए हैं, वो सबके सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे चैनल के अंदर। आप जाके एक बार विजिट करो और अपना जितना भी सॉल्यूशन आपको चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। दोस्तों जितने भी लोग मेरे साथ नए बने हुए हैं सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दो। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। जितने भी इंस्ट्रक्शंस और थ्योरी आती रहेगी वो क्वेश्चन के अंदर बताते चलेंगे। और वैसे तो मैंने पिछले टाइम में जितने भी सेशन कवर किए हैं उसके अंदर जितने भी थ्योरी फॉर्मूले होने चाहिए थे वो सब बता दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज कोई भी नया फॉर्मूला कुछ भी नया नहीं आने वाला है। बस ये फर्क इतना है कि पिछली बार कंस्ट्रक्शन सीखते थे, इस बार सॉल्यूशन सीखेंगे। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। ऐसा इन्होंने बोल दिया है। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स ये बताओ मुझे कि हमारा पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि पैरेललोग्राम में हमारा रेक्टेंगल के थ्रू बनता था, और अगर नहीं पता है तो आप जान लो कि ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। खास बात क्या है सर इसकी? खास बात ये है स्टूडेंट्स कि आपकी ये जो अपोजिट साइड्स है ना ये इक्वल रहने वाली है। और क्या खास बात है सर? और खास बात ये है स्टूडेंट्स इसमें कि हमारा ये जो होगा एंगल ये भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट बोला है, ऑल एंगल नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंगल, ये मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ फिर कहोगे सर फिर तो ये भी हो सकता है। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इनकी खास बात है। जिसमें से इन्होंने ये कहा कि अगर मैं कहूं गिवन दैट पहले इसको ए बी सी और डी ये इन्होंने कहा, और इसके दो एंगल जो दिए हुए हैं अपोजिट एंगल वो भी बोले गए हैं, ठीक है। मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ठीक है। तो एक अपोजिट एंगल्स के ये पैरेललोग्राम के कुछ एंगल दे दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ये पहला एंगल मैं लेट कर लूं ए इज इक्वल टू, मुझे दे दिया गया है 3x - 2 डिग्री, ये मुझे दे दिया। और उसके बाद में हमसे ये भी बोला है अपोजिट एंगल बोला है ना स्टूडेंट, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ये इन्होंने बोला अपोजिट एंगल मतलब ये दोनों आमने सामने के एंगल, अगर ए लोगे तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? सी होगा। तो सी हमें दे दिया गया है कितना? ये दे दिया है 50 - x डिग्री। ये इन्होंने ऐसे कुछ एंगल दे दिए हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। तो हम कर क्या सकते हैं सर? यहाँ पर आपको पता होगा ए और सी जो होंगे वो इक्वल होंगे इक्वल। अगर इक्वल होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3x - 2 इक्वल टू 50 - x होगा कि नहीं होगा? अगर होगा, इतना पता चल गया कि अगर होगा तो आप ये कह सकते हो सिंस a इज इक्वल टू सी, वाई इक्वल क्यों है? यहाँ पे लिख दो अपोजिट एंगल, और ये सबको पता है कि अपोजिट एंगल होंगे तो इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में। तो a की वैल्यू कितनी है? 3x - 2 इज इक्वल टू 50 - x। x को इधर ले और 2 को उधर ले चलो, तो 3x माइनस का x था, इधर प्लस का x हो गया, माइनस का 2 है उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 4x इज इक्वल टू 50 + 2 52। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 13 आ गई। ये इनका आंसर आ गया 13 डिग्री। अभी आंसर नहीं आया, इन्होंने कहा है फाइंड ईच एंगल, हर एक एंगल बताओ, ए बी सी डी सारे एंगल आपको निकाल कर दिखाने हैं। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में मैं ये जानता हूं ना कि एंगल ए जो दिया हुआ है वो मुझे दिया है 3x - 2 दिया हुआ है, तो मैं ये भी कह सकता हूं 3 × 13 - 2, 13 3 = 39 - 2 मतलब 37। ये लो एंगल ए आ गया हमारे पास में। अगर एंगल ए 37 है तो एंगल बी कितना होगा? अच्छा, एंगल बी तो एडजेसेंट एंगल आएगा ना, उसको निकालने का तरीका दूसरा है स्टूडेंट्स। तो एंगल ए इतना है तो एंगल सी इसका अपोजिट वाला जो है वो इक्वल है, तो उसको भी मैं निकाल के रखूंगा। उसको कैसे निकाला जाएगा? देखो, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी,
आप बता देना अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 डिग्री। ये लो, ये हो गया। उसके बाद में अब आपको ये देखना है कि ए और सी की हेल्प से डी और बी कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखो, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के जितने भी एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम ना 180 डिग्री होता है। ये बात आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ये यहां पर ये कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37, जो कि हमने निकाली है, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी हमें बताना है। तो 37 को उधर भेज दो, 180 माइनस 37, तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 6 माइनस 3 ये हो गया 133। तो एंगल बी जो आएगा वो आएगा 133, और आपको पता है एंगल बी जो है वो एंगल डी का इक्वल है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। मैंने आपको लिखा है, खाली आप पूरा एंगल लिख देना, ठीक है, अपोजिट एंगल। तो एंगल बी हमने निकाला 133 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी, ये लो डी भी आ गया। इस तरह से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन देना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक स्टूडेंट्स? मजा आ गई क्वेश्चन करने में? सिंपली मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया है, और आगे आप इसके ज़्यादा जो लिखना चाहते हो वो लिख लो। बाकी यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन दिए हो ना, ये जरूर लिखना कि आपने यहाँ पे लगाया क्या है। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो एडजेसेंट एंगल है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी लगाई गई है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर बताकर आगे क्वेश्चन बढ़ा सकते हो। चलो आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इनमें ना जो थोड़ी बहुत भी थ्योरी आती रहेगी वो हम आपको बताते चलेंगे, बाकी और ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं आएगी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 में जरा स्टडी कर लो, रीड कर लो क्या दिया हुआ है, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। इस बार कुछ लेंथ वेंथ भी दे दी गई है। अगर लेंथ दे दी है तो और अच्छा रहेगा, हम लोगों को और कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। चलो देखो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला रिफरिंग द एडजेसेंट फिगर। ओके, बगल में जो फिगर दिया उसको जरा देखो, फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम का फिगर है। राइट द आंसर्स ऑफ फॉलो क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, उनके क्वेश्चन वो आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि इफ डब्ल्यू जेड 4.5 एल एक्स वाई, बताओ कितना होगा। लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड 4.5, तो हमसे पूछा गया है देन लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, ये बताओ। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं इधर किनारे पर क्या करता हूँ, एक वो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन्होंने ऐसे बना दिया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये मैंने ऐसे कुछ फिगर बना दिया। इनका फिगर वैसा बना हुआ है, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर क्या है, ओ है। ओके, तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर डब्ल्यू जेड की जो लेंथ दी गई है 4.5 है, तो बताओ एक्स वाई की लेंथ कितनी होगी। तो आप जानते हो ना ये अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड है तो इक्वल होगा। हम यहाँ की कह सकते हैं सिंस लेंथ ऑफ डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हो। तो हम लोग ये कह सकते हैं इसकी लेंथ दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, इसीलिए लेंथ ऑफ एक्स वाई कितना निकल कर आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये लो, ये भी आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ऊपर वाला 4.5 तो नीचे वाला भी। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे रीजन तो दे दो, ये है कैसे, ये हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट साइड, ऐसा हम लोग इसमें बता सकते हैं। ओके, अगला दिया हुआ वाई जेड, अगर आपके पास 8.2 है, वाई जेड ये वाले लेंथ कितनी है 8.2 है, तो पूछा है एक्स डब्ल्यू बताओ कितनी आएगी, ये बताओ। तो बेटा ये वाली इसके से इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट है, तो हम लोग को बोला गया है लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 8.2। ओके, देन फाइंड ये करना है कि लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू कितना होगा, तो लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू कितना आएगा ये बताओ। तो हम लोग फिर से वही वाली चीज करें, सिंस लेंथ ऑफ वाई जेड, यहां पर कैपिटल वाई बना लो, इज इक्वल टू 8, सॉरी ये हमारा इक्वल होगा लेंथ ऑफ जेड वाई का। एक मिनट,
लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू ना, ये वाला एक्स डब्ल्यू। तो लेंथ ऑफ वाई जेड कितना दिया हो स्टूडेंट्स 8.2, लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू हमारे पास में ये आ जाएगा। ये हो गया आंसर। यहाँ पे क्या रीजन दोगे, यहाँ पे रीजन देना आप लोग अपोजिट साइड पैरेललोग्राम। ओके ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलें। लेंथ ऑफ ओ एक्स 2.5 है, ओ जेड बताओ कितना आएगा। ओ एक्स ये रहा ओ एक्स 2.5, ओ जेड बताना है कितना होगा। स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, यहां पर ये जो आपको लेंथ दिख रही होगी बीच में एक्स से जेड तक, ठीक है, और ये जो है डब्ल्यू से वाई तक, इनको बोला जाता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों ही डायगोनल हैं और इसकी खास बात ये होती है कि जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो ये जो लेंथ देख रहे हो ओ एक्स वाली लेंथ, ये आधी आधी टूट चुकी होगी। आधी आधी टूटने का मतलब क्या है, ये पूरी थी ना यहां से यहां तक, तो इतनी आधी यहां पर आ गई, इतनी आधी यहां पर चली गई, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद ये वाली और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल इक्वल हो जाएगी। मतलब जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट टू ईच अदर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लेंथ दी गई थी डायगोनल की, वो इस वाले डायगोनल में, मतलब इसके आधे वाले डायगोनल का इक्वल होगी। ठीक है। तो यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन आप निकालना चाहते हो तो सिंपल सा आप इतना बोलोगे, लेंथ पहले दिया क्या है ये जान लो, लेंथ ओ एक्स दे दी गई है 2.5, देन हमसे बोल रहे हैं लेंथ ओ जेड बताओ कितना आएगा। तो हमने कहा कि सिंस लेंथ ओ एक्स इज इक्वल टू लेंथ ओ जेड, क्यों, क्योंकि ये यहां पे सीधा एक वो लाइन लिखना, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो उसके बाद में लेंथ ऑफ ओ एक्स दिया है 2.5, तो लेंथ ऑफ ओ जेड कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगी। खत्म हो गया, ये हमारे पास में सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरा 3 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। उसके बाद चौथे पे चलेंगे। हमारा WO की लेंथ इस बार दे दी गई है। WO में क्या दिया हुआ, इसको नोट करते रहना, हाँ मेरे साथ में, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे नोट करते चलो। इस बार लेंथ ऑफ ओ कितना WO दिया गया है, हाँ WO दिया गया है, और पूछ रहे हैं कि लेंथ ऑफ WY कितना होगा ये बताओ। देखो स्टूडेंट्स, करना कुछ नहीं है, जो दिया है पहले वो लिख लो। लेंथ ऑफ WO हमारे पास में 3.3, ओके, और बोला है लेंथ ऑफ WY बताओ, लेंथ ऑफ WY। तो बेटा देखो साफ साफ बात है, WO दिया कहाँ है पहले तो ये देख लो, 3.3 ये दिया, तो WO, अच्छा WO दे दिया गया है, WY ये पूरी लेंथ पूछी है। तो बेटा ये बताओ क्या 3.3 जो है वो इस वाली इक्वल लेंथ का इक्वल होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। होगा, तो मैं ये कह सकता हूं लेंथ WO जो होगा वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ OY का। बहुत बढ़िया, तो लेंथ OY का कितना आ जाएगा, 3.3 लेंथ OY आ जाएगी। लेकिन आपसे OY नहीं पूछा है, आपसे पूछा WY, ये पूरी लेंथ बताओ कितनी आएगी। तो मैं कह सकता हूं ना कि WO प्लस OY, ऐसे कह सकते हैं। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं लेंथ ऑफ WY को मैंने लिखा है लेंथ ऑफ WO प्लस लेंथ ऑफ OY, तोड़कर लिख दिया। और WO की लेंथ है 3.3, इसकी लेंथ है 3.3, टोटल आ गया 6.6 सेंटीमीटर। ये लो, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई दिक्कत, ठीक है। हमको देखने से ही आंसर पता चल रहा है, तो कुछ बड़ी बातें नहीं है। 3.3 टोटल ऐड होकर कितना आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। खत्म हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि एंगल दे दिया गया है WZY 120 डिग्री, WXY हमको बताना है, XWZ भी बताना है। तो पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है, देखते चलना स्टूडेंट्स, जो जो बोलेगा वही वही करेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन में इन्होंने बोला है एंगल, मेजर एंगल कितना है, WZY इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो WZY पहले तो ढूंढो, WZY मतलब इस एंगल की बात बोली गई है, कितना है, 120 डिग्री है। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें WXY और XWZ, WXY और XWZ फाइंड करना है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो देख लें WXY कहां पर है,
डब्ल्यू एक्स वाई मतलब इसका अपोजिट वाला जो कि सेम होता है, एक्स डब्ल्यू जेड मतलब ये भी फाइंड करना है। बहुत बढ़िया है। चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग इसके यहां से, इसको फाइंड करके दिखाएंगे। ये दोनों अपोजिट एंगल हैं स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल सी चीज में कि एंगल डब्ल्यू जेड वाई होगा इक्वल एंगल डब्ल्यू एक्स वाई का। क्यों होगा ऐसा, क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। खत्म। उसके बाद कितनी लेंथ है, कितना डिग्री है ये? 120 डिग्री। तो एम डब्ल्यू एक्स वाई एंगल कितना आ जाएगा निकल कर? 120 डिग्री निकल कर आंसर आएगा। खत्म हो गया, यही करना था। उसके बाद में अब ये कैसे आएगा? ये तो इक्वल हो नहीं सकता है, तो इक्वल नहीं हो सकता तो कैसे वत करेंगे? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी याद आ जाए तो ये क्या है? जस्ट बगल वाला एंगल है, ठीक है। ये इसके बगल वाला एंगल या इसके बगल वाला समझ लो, तो इसके बगल वाला एंगल है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये इसका एडजेसेंट एंगल है। और मैंने बता रखा है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि एंगल एक्स डब्ल्यू जेड प्लस एंगल एक्स डब्ल्यू जेड मतलब इसको लिख दिया। अब इसको लिख लो एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। बताओ यहां तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए। दोनों एडजेसेंट एंगल है, मैंने दोनों एडजेसेंट एंगल लिख दिए डब्ल्यू एक्स वाई। अच्छा एक्स डब्ल्यू जेड की वैल्यू कितनी निकाली है? एक्स डब्ल्यू जेड कहां पर है? एक्स डब्ल्यू जेड, अच्छा यही तो निकालना है हमको, तो हम लिखेंगे एंगल एक्स डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाले हो? डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू है 120 डिग्री, तो मैंने रख दिया 120 डिग्री, ये हो गया 180। तो एम एंगल एक्स डब्ल्यू जेड कितना आ गया? 180 माइनस 120, इसको उठा के इधर लाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 60। ये मेरा एंगल निकल कर आ गया। खत्म। पांचों क्वेश्चन हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं बताओ? इजी थे, आसान थे। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आपको बस ये रीजन देते चलना है और आता जाएगा आंसर। यहां पे क्या लिख दोगे? यहां पे लिख देना, ये मैं नीचे लिख देता हूं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ओके खत्म। अच्छा आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहे हैं, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले इसको रफ कर लें क्या एक बार हम लोग। इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ रीड किया आपने? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट करना, इसमें कंस्ट्रक्शन का टॉपिक आ गया है। तो देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये पहले भी हमने कई बार आप लोगों को सिखाया है, लेकिन पिछले लास्ट सेशन 2 सेशन में हम लोग करते आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है? चलो देखो, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, साफ साफ बोल दिया है पैरेललोग्राम बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले एक रफ डायग्राम में पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपना समझने के लिए सिर्फ। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया है जिसमें मुझे ABCD के कंस्ट्रक्शन करना है। तो ABC और D, ठीक है। बोलते हैं लेंथ ऑफ BC जो है वो मेरी 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, BC को ना हम लोग बेस बना के रखते हैं, जो लेंथ दे देते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बेस बना दिया। A B और C, ये मेरी 7 दे दी गई है। उसके बाद में एंगल ABC 40 डिग्री है, एंगल ABC ये वाला 40 डिग्री है। और उसके बाद में लेंथ ऑफ AB जो है 3 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ AB 3 सेंटीमीटर है। बस इतनी चीजें हमें दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन है लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में लेंथ ऑफ AB दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ एंगल ABC दिया हुआ है 40 डिग्री का। हमें ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। सबसे पहली चीज मैं हमेशा यही करवाता हूं कि आपको बेस लाइन जो है 7 दी गई है, 7 नोट कर लो, इसीलिए मैंने BC को बेस बना दिया था। तो ये मैंने BC को 7 बनाकर छोड़ दिया,
बहुत बढ़िया। साफ साफ ये भी जानते होंगे आप कि अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगी, 7 होगी, ये क्या होगा, 3 होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हो तो कंस्ट्रक्ट कराने के लिए अपना भी कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये 7 है तो ऊपर वाली भी 7 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगी, 3 होगी। इतनी बात मुझे और पता चल गई। अब बनाने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर 40 डिग्री का आपको एक लाइन चाहिए, तो मैंने कहा यहां पर ना आप डी रखना, ये मैंने डी रखा और डी रखते ही मैंने ना एक 40 डिग्री पर लाइन डाल दी। ये मेरी लाइन एक 40 डिग्री पर जा रही है जो कि मेरी 3 सेंटीमीटर पर ए मिलता है। यहां पर जब आप ऊपर जाओगे तो ये मेरा 3 सेंटीमीटर पे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यहां पर मैंने कहा कि मैं स्केल से मैंने मेजर कर लिया और मुझे पता चला कि ये इतनी दूर पर मेरे को ए मिल रहा है, मतलब 3 सेंटीमीटर पर ए मिल गया। क्लियर। अच्छा, तो एक लाइन तो उधर की मिल गई। अब इधर वाली लाइन कैसे ड्रॉ करनी है सर, ये भी जरा बात समझने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ अच्छा ये मुझे बताओ, आप लोग ये जरा ये बात समझ गए होंगे कि अगर ये 40 डिग्री था तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर तो अभी मुझे पता ही नहीं है कि यहां पर कहां पर लाइन है। ठीक, ये बात मुझे पता ही नहीं, तो इस एंगल का कोई काम निकल कर ही नहीं आया। अब क्या करें सर, अब कॉमन सेंस लगाओ। जब तक यहां कोई एंगल नहीं पता चलेगा तब तक आप यहां से कोई भी लाइन डाल ही नहीं पाओगे। तो क्या किया जाए, फिर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन में मेरी बातों को समझना चला। उस कंडीशन में या तो आप कंपास का यूज कर सकते हो। ठीक है, कंपास का यूज कैसे करेंगे सर, कंपास का यूज करने के 2 तरीके हैं। देखो कैसे कैसे, आप चाहो तो यहां पर जो ये लाइन रखी हुई है ना, आप कंपास में ना एक क्या करो, 3 सेंटीमीटर का एंगल ले लो। आपने यहां 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, उसमें ना कंपास रखकर 3 सेंटीमीटर का ये मैंने रेंज भर दी। अब रेंज भर दी तो यहां से ना मैं एक लाइन डालूंगा 3 सेंटीमीटर पर। ऐसे मैंने एक कंपास की एक कर्व बना दिया, 3 सेंटीमीटर का मेरा कर्व तैयार हो गया। चलो बहुत अच्छा है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या कर सकते हैं सर, अब देखो यहां पर जो ए मिला हुआ था, ये जो ए मिला था, इससे ना आपको यहां पर ये जो 3 से यहां कहीं डी मिलेगा और ए से आपको यहां डी मिलेगा, तो उससे आपको 7 सेंटीमीटर डालना है। तो आप क्या करना, इस बार 7 सेंटीमीटर ले लेना, वो 3 था, इस बार 7 ले लेना। 7 में ना कंपास में ऐसे फिल करा लेना मेजरमेंट। तो ये मेरा मेजरमेंट अपना, ये समझो कंपास है मेरे पास, तो ये मेरा मेजरमेंट मैंने फिल कराया और मैंने ऐसे यहाँ पर कर्व लगा दिया। हालांकि ये कर्व मेरा थोड़ा सा गलत दिख रहा है क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट तो है नहीं, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपनी तरफ से एडजस्ट करा लेता हूँ। ये मैंने एक कर्व लगा दिया, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा होगा कि 7 सेंटीमीटर पे है। तो मैंने क्या किया कि ऐसे इसको बना लिया। बताओ आया, पैरेललोग्राम बन गया। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, वो इसलिए दिख रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे हाथ में कोई एक फिक्स कंपास तो है नहीं, फिक्स डिग्री का डी भी नहीं था, सिर्फ अंदाजे से बनाया है ना। आपको प्रोसेस यही कराना है कि यहाँ पे कंपास रखकर अब जब मेजर करोगे तो ये 7 और ये 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ऑटोमेटिक ये भी आ जाएगा कि ये 40 डिग्री पर निकल कर आएगा। आप चाहे करके देखो, ठीक है, आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं, बस यहां से 3 सेंटीमीटर का एक कर्व लगाना, यहां से 7 सेंटीमीटर का कर्व लगाना। कर्व जहां पर कट करेगा वही आपका डी होगा, वही आपका पॉइंट कौन सा होगा, डी होगा। खत्म, यही चीज आपको यहां पर करानी थी। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। तो इस तरह से आपको इसका ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। इसके स्टेप्स आपको अपने ऑन वर्ड्स में लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके स्टेप आप लोग ऑन वर्ड से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे करना। ओके, तो अभी ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो फिगर है आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पास फिक्स कंपास नहीं था। आप बढ़िया फिक्स कंपास, पेंसिल, स्केल लेकर बैठो और इसी प्रोसेस पे बना के देखो, आपको पूरा आंसर मिलेगा। ओके, चलो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे और क्या बनवा रहे हैं। अच्छा, इस बार इन्होंने रेशियो ऑफ कॉन्सिक्यूटिव कुछ दिया हुआ है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से लगातार आते हैं, तो ये कॉन्सिक्यूटिव होते हैं। तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1, 2, 3, 4। तो कोई रेशियो है किसी क्वाड्रिलेटरल का, ये मान लो ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, ए बी सी और डी। तो मैंने कहा ए बी सी और डी का जो रेशियो दिया हुआ एंगल का 1, 2, 3, 4 यही दिया है।
1 2 3 4, हाँ ये 1 2 3 4 हमसे बोल दिया गया है। तो आपको ये बताना है फाइंड द मेजर ऑफ इट्स एंगल एंड ईच एंगल का मेजर बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है राइट द रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। ये भी बताओ कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। स्टूडेंट्स कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन करना तो उसको करने का एक ही तरीका है कि आप इनको ना अलग अलग तोड़ दो। ये समझो कि इनकी ना शादी हो चुकी है, ये बंधे हुए हैं, ठीक है, एक डोर से बंधे हुए हैं, ना दिखने वाली डोर, लेकिन यहाँ दिख रही है, ये रेशियो से बंधे हुए हैं। इन रेशियो से जब बंधे हुए हैं तो इनको ना तलाक करवा दो, तोड़ दो इनको, ठीक है, इनके बीच में डिवोर्स कराओ। तो कैसे होता है, कोई एक वकील आएगा, कौन वकील आ गया, ए के साथ में 1 के साथ में कोई एक वकील आ गया, एक्स आ गया, तो ये अलग टूट के चला गया, एक वकील उसको लेके चला गया। बी वाले के साथ में ना 2 वाला वकील लेकर चला गया, दूसरा वकील आ गया एक्स, वो 2 को लेकर चला गया, चलो भाई तुम मेरे क्लाइंट हो। 3 वाला ये लो, और हमारे पास डी बचा हुआ है, डी वाला 4 को लेके चला गया। मतलब आप देख रहे होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है, देख रहे हो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहा है। ए वाला सबसे पहले वाले को लेके गया, बी वाला दूसरे वाले को लेके गया, तीसरा वाला तीसरे को, चौथा वाला चौथे को लेके गया। फर्क इतना रहा कि जब इनको ब्रेक किया गया तो उनके साथ में एक वकील आ गया। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लगा सकते हो आप, ठीक है, ए लगा लो, एक्स लगा लो, वाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब क्या थे, ये सब एंगल थे मेरे। इन्होंने कहा था फाइंड ईच एंगल। बेटा ये जो एंगल है ना किसी क्वाड्रिलेटरल के, मुझे नहीं पता क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम है, ये बस मैंने बना दिया था अंदाजे से कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, तो आपको बता दूं कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो अगर उसके सभी एंगल्स को सम करोगे तो कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। इस बात को जरा समझना, 360 डिग्री मिलेगा उनके सम। तो मैंने कहा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, अगर इस क्वाड्रिलेटरल के ये एंगल होंगे तो इनका सम जो आएगा वो आएगा 360 डिग्री का इक्वल। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1x है, ठीक है, मैंने x रख दिया, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 2x लिखना पड़ेगा, फिर 3x और फिर 4x, टोटल में 360 डिग्री। x 2x 3x 4x, बेटा सबका जोड़ के बताओ कितना आया, ऐड करो, 4 3 7 7 2 9 एंड 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, 36 डिग्री, ये x आ गया। बट हमें x थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो चाहिए था ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सारे एंगल बताओ इस क्वाड्रिलेटरल के कौन से होंगे। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल निकालने चलें तो एंगल a क्या होता है, 1x, तो 1 इंटू 36 मतलब 36 डिग्री पहला वाला आ गया। दूसरा एंगल बी क्या होता है, 2x, 2 इंटू 36 मतलब 72 डिग्री। सी वाले में 3x, 3 इंटू 36 मतलब 108 डिग्री। एंड 4x, तो ये मेरे पास में सॉरी ये डी आएगा ना, एंगल डी, 4x, 4 इंटू 36 डिग्री मतलब 4 6 24, 4 3 12 एंड 4 144 डिग्री। ये इस तरह से चारों एंगल निकल कर आएंगे। पूछा था कि कौन सा टाइप का एंगल, कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। बेटा देखो स्क्वायर होता तो सारे एंगल सेम होते, जो कि नहीं है, 90 डिग्री के सब एंगल होते, जो कि नहीं है, मतलब स्क्वायर नहीं है। रेक्टेंगल होता तो भी एंगल 90 डिग्री का होता, जो कि नहीं है। अगर पैरेललोग्राम या रोम्बस होता तो इसके दो एंगल मतलब कि अपोजिट एंगल जो होते वो इक्वल होते, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा एंगल है ही नहीं जो इक्वल हो, तो मतलब ये रोम्बस भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है। तो बचा क्या, या तो ट्रेपेजियम होगा और या तो काइट होगा। काइट में भी मेरे आमने सामने के जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं, तो ये काइट भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है, याद रहेगा। तो सर ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम किस टाइप का दिखता है, बेटा ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप का दिखता है जिसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है। ये सब अलग अलग होते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अपोजिट साइड, जो एक अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, बाकी दो से मतलब नहीं रहता है। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से मैंने जब देखा कि कोई भी एंगल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा ट्रेपेजियम है। खत्म क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके, समझ में आ गया, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से इन लोगों ने कहा कंस्ट्रक्ट करके बताओ भाई कितना आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्शन फिर से करो।
इस बार क्या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं देख लो। इस बार इन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्ट BARC सच दैट LBA, LBC, LAC और LAR, LCR, बहुत सारी लेंथ दे दी हैं। तो मैंने कहा कोई एक क्वाड्रिलेटरल है BARC, मुझे नहीं पता, ये मैंने रफ डायग्राम बना लिया है। तो इसमें मुझे कहा है कि BA और BC जो है वो 4.2 है, BC 4.2 है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि LAC जो है वो 6 है, LAC मतलब ये जो है 6 है। अच्छा, फिर LAR जो दिया हुआ है वो 5.6, CR भी 5.6, 5.6 AR और CR 5.6, ऐसे इन्होंने लेंथ दे दी, मतलब सबकी सब लेंथ दे दी, जिसमें से एक डायगोनल भी दिया हुआ है। बहुत बढ़िया चीज दी थी, चलो अच्छी बात है। अब करना क्या है सर, करना ये है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले दिया क्या है, पहले तो ये अच्छे से नोट कर लो, गिवन दैट लेंथ ऑफ BA इज इक्वल टू 4.2। अच्छा, इसी के इक्वल में लिख दूं, लेंथ ऑफ BC भी यही है, लेंथ ऑफ CR इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AR इज इक्वल टू 5.6, ये दोनों 5.6 है। लेंथ ऑफ AC जो है वो है 6 है। खत्म हो गई बात, ठीक है। अब करना क्या है जरा इसको समझना। सबसे पहले एक लेंथ डाल लो नीचे साइड में, हम लोगों का बेस होना चाहिए, तो बेस मैंने कहा BA बना लिया मैंने, चलो ये लो B और A का एक मैंने बेस बनाकर दे दिया। तो उसके बाद में ये कितना का होना चाहिए था, स्केल से मेजर करना, 4.2 का एक BA मैंने लेंथ डाल दी। उसके बाद में अब मुझे ऊपर चाहिए 4.2, लेकिन कितने एंगल पर चाहिए ये तो बताओ सर, एंगल तो बताया ही नहीं। तो मैं किस एंगल, बिना एंगल के डालोगे तो बेटा ये भी 4.2, ये भी 4.2, ये भी 4.2, किसी भी तरह का 4.2 हो सकता है। तो बिना एंगल का है तो फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए बेटा आता है कंपास। कंपास उठाओ और कंपास को क्या करो, 4.2 ऐसे 4.2 यहां पर एक स्केल से मेजर कर लेना और उसमें कंपास रख के ना उसमें कितनी डिस्टेंस फिल करवा देना, इसमें 4.2 डिस्टेंस फिल करवा देना। तो 4.2 जैसे ही फिल करवाओगे और फिर यहां से एक कर्व लगाना ऐसे, ठीक है। यहां पर ये जितना भी आपका लंबा कर्व लगेगा, इसमें कहीं भी आप लेने जाओगे डिस्टेंस तो 4.2 ही आएगा। ये मुझे एक फायदा मिल गया। इसका मतलब है ऊपर कहीं पर C मिल रहा होगा, यहां कहीं क्या मिल रहा होगा, C मिल रहा होगा। अभी मुझे नहीं पता यहां मिल रहा है, यहां कहां मिल रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर उसके बाद में A से फिर से R पे जाना है और 5.6 की लेंथ लेनी है। तो इस बार क्या करना, A से R में फिर से एंगल नहीं पता कि कौन से एंगल पर R होगा, तो नहीं पता है तो आप क्या करो, फिर से 5.6 इसमें भर लेना। इस बार 5.6 की लेंथ लेना, ओके, और अपने इसमें राउंडर में भर लेना कंपास में और 5.6 की एक लेंथ मार देना। तो ये कुछ इस टाइप से लगेगी, तो मैं इस तरह से लगा देता हूं, ठीक है। ये मेरी 5.6 की एक लेंथ हो गई A से लेकर यहां तक। तो यहां पर क्या मिलेगा, R मिलेगा कहीं, ये बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता ना कहां पर मिलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ना पता हो कोई बात नहीं। अब जरा इस बात को ऐसे समझना, फिर एक C और A भी तो है, मतलब A से लेकर यहां कहीं जहां C है ना, इस तरफ जब एक लेंथ डालते हैं 6 सेंटीमीटर की, तो वो C पर जाकर मिलती है, ये C पर आकर कट होगी। तो चलो देखते हैं, फिर से आप क्या करो, इस बार 6 लेंथ ले लो एक कोई और उसमें राउंडर में फिल कर लेना, ठीक है। राउंडर में फिल कर लिया, राउंडर में फिल करोगे स्टूडेंट, जैसे ही यहां रख के ये कट करोगे ना इधर साइड में, तो ये सपोज करते हैं ऐसे यहां से कट हो गया A से लेकर C तक, मिल गया। जहां पर कट किया है वही C है। अब इस लेंथ को आप ऐसे मिला दो, ये क्या था, 4.2 था, आराम से मिल जाएगा। आप मेजर करके देखना 4.2 ही आएगा। A से लेकर C मिलाओ, ये लो, ये 6 आएगा। आपने आखिर 6 के ही लेंथ भर के यहाँ कर्व लगाया था ना, तो 6 आ गया। अभी R का डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है सर कितना आएगा, तो वो भी पता चल जाएगा। अब देखो C से लेकर ना आप इस तरफ जब जाते हो तो 5.6 पर लेंथ लगाते हो, तो C पर एक पॉइंट रखो और यहां पर एक कर्व लगाओ जो कि 5.6 पर होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, ये लो मैंने यहां पर लगा दिया 5.6 का एक कर्व। अब C को यहां से मैच करवा दो, ये लो, ये हमारा आ गया 5.6 आ गया, आया इस तरह से 5.6 है। अब इसको जो है आप यहाँ पे मैच करवा दो, ये लो A आ जाएगा, A आ जाएगा। आप मेजर करके देखना, ये 4.2 ही आएगा, इससे कम ना इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो ये मेरा फिगर बनकर तैयार हो गया। तो ये पूरा का पूरा बेस था कर्व के ऊपर।
कि आपको कर्व लगाना आना चाहिए था, बिना कंपास, बिना राउंडर और बिना डी के, मतलब सॉरी बिना डी के एंगल बिना मेजर किए, तो इस तरह से कंपास का यूज करते हुए हम लोग इसका आंसर ला सकते थे। क्लियर हो गई बातें स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ गया हो तो बोलो ठीक है सर, आगे चल सकते हैं, कमेंट करके बताते रहो हाँ सर ठीक है। ओके, तो ये मेरा काम पूरा हो गया खत्म। यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे और 5 वाला हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर देख लो क्या क्या दिया हुआ है, तो आगे हम लोगों का खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन्होंने हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ फिर से। इस बार कंस्ट्रक्शन के लिए बोला है इन्होंने, पी क्यू आर एस इस तरह से लेना है कि एल पी क्यू आपका 3.5, क्यू आर 5.6 होना चाहिए, आर एस 3.5, एंगल क्यू दिया है 110, एंगल आर दिया है। इफ इट इज गिवन दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी, ये बताना है। ठीक है, तो अगर इन्होंने कहा कि एक कंस्ट्रक्शन करना है, पहले तो ये समझ लो कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है, लेंथ ऑफ दे दी गई है, कितनी लेंथ दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर पी क्यू की। ठीक है, उसके बाद में क्यू आर दे दी गई है 5.6, ये लो, और उसके बाद आर एस दिया गया है 3.5, लेंथ ऑफ आर एस 3.5, और एंगल एम जो है, एंगल क्यू दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंड मेजर ऑफ एंगल आर इज 70 डिग्री। बेटा इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि अननेसेसरी है, जो कि जरूरत नहीं है हमें? ठीक है, अगर वो ना भी हो तो भी हम आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, चलो बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना क्या करना है कि लेंथ ऑफ एम पी क्यू, क्यू आर, आर एस, और अच्छा ये कब अननेसेसरी होगा ये तब बताना है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है, तो मैंने कहा ठीक है सर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, तो मुझे अगर सबसे पहले बेस लाइन तो चाहिए ही होती है 3.5, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए थी, ये अगर ना होती तो बड़ी दिक्कत होती है ना, तो मतलब एक चीज चाहिए। दूसरी बात, अब मुझे ये भी बोला गया है कि एंगल आर जो है 70 डिग्री का है, एंगल क्यू जो है हमारा 110 डिग्री का है। एंगल में बेटा अननेसेसरी है मुझे जहां तक दिख रहा है। ठीक, अच्छा उसके बाद में एक और चीज पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? क्यू आर कितना है। क्यू आर की लेंथ भी जरूरी थी, क्योंकि क्यू आर कितना आएगा हमें नहीं पता ना, तो क्यू आर की लेंथ बहुत जरूरी है। तो 5.6 ये मुझे चाहिए, तो मैंने कहा क्यू आर अगर 5.6 है तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पास में ये जो था ये भी 5.6 था। तो मतलब अगर ये पता चल जाता है तो मेरी ये लेंथ और ये लेंथ दोनों निकल आएगी। ये पता चल जाता है तो 3.5 निकल आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, चलो तो यहां तक का काम मेरा, अभी सिर्फ मैंने ये दो चीजें नेसेसरी देखी हैं कि ये होना ही चाहिए था मेरे पास। उसके बाद में क्या आर एस कहां पर है? आर और एस 3.5 दिया है, ये अननेसेसरी है बेटा, ये अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पी क्यू के हेल्प से ही एस आर निकाल लिया था ना, तो इसकी क्या जरूरत थी मुझे? ये नहीं चाहिए था, ये क्यों दे दिया? वो तो मैंने इसको बिना पढ़े ही मैंने बता दिया था कि 3.5 है। तो एंगल जो लेंथ ऑफ एस आर है वो मुझे नहीं चाहिए थी। एक लेंथ तो इन्होंने फर्जी ये दे दी है। ये क्यों दे दिया भाई, इतना लिखकर क्यों दिया? एंगल क्यों की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी। ठीक है, कैसे? एंगल क्यों, आखिर मैं 5.6 ऊपर ड्रॉ करूंगा तो कैसे पता करूंगा कि मुझे कितने एंगल पे डालना है? तो मुझे पता चलेगा एंगल क्यू की हेल्प से कि मेरा एंगल क्यू पर जो आर वाली लेंथ जाएगी वो जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा जरूरी था। एंगल आर भी मुझे चाहिए था क्या? 70 डिग्री चाहिए मुझे, बताओ एंगल आर मुझे 70 डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अरे भाई चाहिए। क्यों? कैसे पता चला सर? अरे बेटा जब आपके पास एंगल 70 होगा तभी तो आप इधर से मुड़ पाओगे, और मुड़ पाओगे तो आपके पास में ये जो एंगल यहाँ पे जो लाइन कट होने वाली है ना, तभी आप पता कर पाओगे कि हम कितनी दूर जाने वाले हैं। ऐसा हमारा कैसे आएगा? कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक रफ फिगर तो हमारे पास बन ही गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब देखो नेसेसरी और अननेसेसरी कैसे पता चला। मैंने कहा पी क्यू डाल लो सबसे पहले, चलो आपने कहा हाँ सर ये तो बहुत ज़रूरी था, ये ना होता तो बड़ी दिक्कत होती। ठीक है, अच्छा तो एक चीज़ मैंने यूज कर ली, ये नेसेसरी था, ये ज़रूरी था।
उसके बाद में अब मुझे यहां से ना एक लेंथ चाहिए 5.6 के लिए। 5.6 के लिए मैं लेंथ तो डाल दूं भाई, बस आप बहुत अच्छी बात है, लेंथ तो मैं डाल दूंगा, लेकिन ये बताओ जरा मुझे कि ये जाएगी कितने एंगल पर, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, कितने लेंथ पर जाएगी ये बताओ भाई मुझे, यही तो नहीं पता है मुझे। अगर यही पता चल जाता कि कौन से एंगल पे जाने वाली है तो कितना अच्छा होता, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मतलब मुझे यहां पर एंगल नहीं पता है। अच्छा सर, लेकिन क्या आपको यह एंगल पता था 70 डिग्री? एंगल आर की देखो यूज होने वाला है, एंगल आर अगर 70 है तो क्या ये 70 नहीं होगा? क्या ये भी तो 70 होगा? अगर ये 70 है तो अब मुझे पता चल गया ना कि P पर हमारा 70 डिग्री पर एक लेंथ जाने वाली है जो कि S तक जाएगी, तो मैंने D रखा और यहां से एक 70 डिग्री पर एक लेंथ डाल दी जो कि मेरी कहां S पर जाएगी, और कितना S पर जाएगी? 5.6 जाएगी। ये लो, लेंथ से मैंने मेजर कर लिया, स्केल रखकर मैंने 5.6 मेजर कर लिया। फिर उसके बाद Q से मुझे एक लेंथ चाहिए थी, और ये कितने डिग्री पर चाहिए होगी? 110 डिग्री पर। अगर ये डिग्री ना होती, Q ना होता, तो क्या मैं बता सकता था कि नहीं ये ऐसे जाने वाली है, ऐसे ऐसे ऐसे? कौन से एंगल पे जाओगे भाई? ठीक है, तो एंगल चाहिए ही चाहिए। तो एंगल चाहिए तो मैंने कहा कि यहाँ का एंगल जो है आपको दिया गया है वो 110 डिग्री दिया गया है। तो ये लो, हमने 110 डिग्री मेजर कर लिया, बढ़िया। और कितने लेंथ का है? 5.6 का, स्केल रखकर 5.6 मेजर कर देना, खत्म हो गई बात। फिर और ज्यादा क्या समझना है? एंगल आर से, और देखो 5.6 जैसे ही मैच करोगे ना, और ये एंगल जैसे ही बैठाओगे, अब कुछ नहीं करना, ये एस मिला था, ये आर मिला था, दोनों को मैच करा देना, आपका ऑटोमेटिक 3.5 आ चुका होगा, खत्म। ऑटोमेटिक 3.5 आ गया है, यही तो हमें चाहिए था, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो बचा कौन? मेरा ये वाला जो था, ये अननेसेसरी था। ये दोनों चाहिए, तभी मैं कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा। ये मेरा अननेसेसरी है, आप ये समझ चुके होंगे। बताओ ये दिक्कत, कोई भी परेशानी यहां तक समझ में आ गया? पूरे क्वेश्चन नंबर 6 तक समझा दिया है, करके दिखा दिया है, अब बस नोट करना बाकी है। आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लो। बाकी मैं सॉल्यूशन तो आपको दूंगा ही पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिलता ही रहता है, राइट फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं मजा आई होगी। अगर आपको सेशन में मजा आई है, समझ में आया है, तो सेशन को शेयर करो, लाइक करो, और जितने भी लोग नए जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट सिलेबस के साथ, नया सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।